हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राखी खोसला। हेल्पिंग पीपल के सारे दर्शकों को आज के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात, खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि 2018 में जो अपने शहर यमुनानगर जिले में डिप्टी कमिश्नर गिरीश अरोड़ा जी थे, वो इस साल यानी कि 2021 में एक बार फिर से हमारे अपने शहर में ही डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए हम सब मिलकर हेल्पिंग पीपल चैनल के माध्यम से उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप हमारे शहर अपने यमुनानगर जिले में दोबारा डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर जो है, बहुत पहले कभी एक छोटा सा गांव, एक कस्बा हुआ करता था, लेकिन यहाँ विकास कार्य इतना तेजी से हुआ कि यमुनानगर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और अब यमुनानगर एक शहर के रूप में जाना जाता है। जब भी कहीं विकास कार्य होते हैं तो उसके पीछे सरकार, प्रशासन और ऐसे ही उच्च अधिकारियों का हाथ होता है, जिसके कारण ये सारी चीजें संभव हो पाती हैं। 2018 में यमुनानगर में जब डिप्टी कमिश्नर के रूप में गिरीश अरोड़ा जी हमारे सामने आए थे, तो इन्होंने अपने कार्यों से यमुनानगर की जनता का दिल जीत लिया था। अब देखना है क्या 2021 में जब दोबारा से ये डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, तो क्या यमुनानगर की जनता का दिल जीत लेंगे। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं और लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप यमुनानगर को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी आबो हवा रग रग से वाकिफ हैं। 2018 में जब आप डिप्टी कमिश्नर थे तो कुछ ऐसे अधूरे कार्य होंगे जो आपको लगता है कि जब अब मैं दोबारा बन के आया हूं तो सबसे पहले वो कार्य को प्राथमिकता दूंगा, और साथ ही साथ सरकार के साथ मिलकर आप यमुनानगर की तस्वीर बदलने के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको हम आइकॉनिक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, उस पर कार्य किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। आपने जो फरमाया वो सही है कि 2018 में यहाँ मैं डिप्टी कमिश्नर नियुक्त था, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में मैं 2016 से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो 2016 में यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई थी और यहीं नगर निगम कमिश्नर रहते हुए मुझे यहाँ डिप्टी कमिश्नर का पदभार दिया गया। और क्योंकि इलेक्शन थे लोकसभा के, तो 3 साल का टेन्योर मेरा पूरा हो चुका था, इसलिए सरकार को मुझे यहाँ से बदलना पड़ा। तो उसके बाद 2 साल मेरे HSVP यानी कि हुड्डा हेडक्वार्टर में लगे। उसके बाद यहाँ की जनता ने अपने प्यार के साथ मुझे यहाँ वापस बुलाया है और सरकार का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे वापस वही स्टेशन दिया गया है जहाँ पर मैं पहले अपनी सेवा दे चुका हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एरिया की ज्योग्राफी सारी पता होती है, क्या समस्याएं, मूल समस्याएं हैं, उसका आइडिया होता है। यहाँ के लोग, यहाँ की पॉलिटिक्स, इस चीज़ की जानकारी का फ़ायदा रहता है और इसी का फ़ायदा मैं उठाते हुए कोशिश करूँगा, अपनी ओर से भरसक प्रयास करूँगा कि जितनी उम्मीद से मुझे यहाँ भेजा गया है वो मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। जहाँ तक आपने प्रोजेक्ट्स की बात की है, तो सबसे बड़ी दिक्कत मैं समझता हूँ कि ये जो ट्विन सिटी हैं जगाधरी और यमुनानगर, यहाँ पर मुख्य समस्या जल भराव की है। जब रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है तो जगाधरी एज वेल एज इन यमुनानगर दोनों जगह पानी कई कॉलोनियों में भर जाता है और कॉलोनियाँ पानी से नुकसान वगैरह भी लोगों का होता है। और साल 2016 में भी दोनों शहर काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे। तो उसके बाद हालांकि 17 और 18 में मैं यहीं था, उन बरसातों में कोई ऐसा लोगों का नुकसान नहीं हुआ। पानी अगर जमा भी होता था तो थोड़ी देर में निकल जाता था। मुख्य समस्या मैं समझता हूँ यही है। उसके निराकरण के लिए जो भारत सरकार की अमृत स्कीम है, उसके तहत हमने जगाधरी से यमुनानगर का प्रोजेक्ट उस टाइम चलाया था, जो कि मुझे खुशी है कि आज कार्यान्वित हो रहा है। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस वजह से हो सकता है इस साल थोड़ी बहुत समस्या हो। लेकिन स्टॉर्म वाटर का ये जो ड्रेन, हम पाइप्स के माध्यम से बहुत बड़े बड़े पाइप्स लगाए जा रहे हैं और ये यहाँ से शुरू करेंगे। जो हमारे ऑफिसेज हैं मिनी सेक्रेटेरिएट के पास से, वहाँ से ये डिच ड्रेन तक ये सारा बरसाती पानी
ले जाया जाएगा। और बीच राह में जो कुछ कॉलोनीज़ का पानी है जो कि इफ़ेक्ट होती थी, फ्लडिंग जहाँ होती थी, जिसमें नेचल सिंह स्कूल भी है और भी कुछ एरियाज़ हैं, प्रोफेसर कॉलोनी वगैरह है, तो ये भी पानी टैप करके वहाँ पाइप डल गए हैं। और जल्द ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ लैंड पे ओनरशिप का इशू है, तो जल्दी रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि परमानेंट छुटकारा इन दो शहरों का, ट्विन सिटीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकल आएगा और ये फ्लडिंग से हमें छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी समस्या जो वो भी फ्लड से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि ये शहर यमुना नदी के ऊपर बना है, उसके किनारे पर है, तो यमुना नदी भी जब कभी उफान पे आती है तो कुछ गांव हमारे अफेक्ट होते हैं। तो जब 2018 में मैं यहाँ था तो उस साल भी काफ़ी पानी आया था, 10 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आया था। तो कुछ गांव इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो दूसरी मेरी जो प्रायोरिटी है वो फ्लड वर्क्स का इंस्पेक्शन, हम सैटरडे को जा रहे हैं, सारे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स जो सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए। और इसी प्रकार निगम कमिश्नर रहते हुए तथा डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहते हुए मुझे ये लगता है कि यमुनानगर का भी साफ़ सुथरे शहरों में नाम आए, और उसके लिए हमने खूब अभियान चलाए थे। सुबह सुबह हर सैटरडे हम एक वार्ड में जाकर मैं खुद सुबह 6 बजे लोगों के पास जाते थे। लोगों सबसे जो उस एरिया में या वार्ड में गंदा एरिया होता था, सबसे डर्टी वाला, वहाँ से हम शुरू करके सफाई, और ऐसे अभियान में लोगों ने भी साथ दिया। तो किसी समय ये काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था, लेकिन हमारी थोड़ी सी हैबिट्स लोगों को भी बदलनी होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग भी अपनी हैबिट्स बदलें और सफाई की तरफ ध्यान दें। ये तो पब्लिक के सहयोग के बिना निगम क्या, कोई भी कितने भी हम कर्मचारी लगा दें, वो जब तक लोग अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे तो हम साफ शहर में रहना थोड़ा एक सपना ही होगा। सही बात है, बिल्कुल। जब तक लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम अपने शहर को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सर ने अपने आइकॉनिक प्रोजेक्ट बताए हमें, यमुनानगर की जनता के चेहरों पर ज़रूर मुस्कान आई होगी, आंखों में खुशी की चमक दिख रही होगी कि अपने यमुनानगर की तस्वीर और भी खूबसूरत होने वाली है। दूसरे, हम यमुनानगर की समस्या को लेकर एक बात करेंगे सर। यहाँ पर पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उससे किस तरह से जनता को निजात मिलेगी? पार्किंग की देखिए, हमारे यमुनानगर की ही नहीं है, सब शहरों में समस्या है। रीज़न आपको भी पता है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं अब, और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोन भी इजी कर दिए हैं तो व्हीकल्स के लिए, तो और कंपटीशन भी है, बहुत सारी गाड़ियाँ रोज़ नई आती हैं रोड पे। तो एक समस्या तो ये है कि इतनी जगह तो नहीं है, वर्टिकली हम जा सकते हैं, हॉरिजेंटली नहीं जा सकते। तो आज समय की मांग है कि मल्टी लेवल पार्किंग जैसे बड़े शहरों में होती है, इस तरह की पार्किंग का प्रावधान किया जाए। और मेरे पिछले टेन्योर में मैंने ये प्रपोज़ किया था, नगर निगम का एक कार्यालय बनना है, अपना ऑफिस की बिल्डिंग बननी है। तो जो पुरानी बिल्डिंग है यमुनानगर में, उसमें हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करें, क्योंकि हमारा मेन जो रश वाला एरिया है वो मीना बाज़ार और यमुनानगर का जो मुख्य एरिया है रादौर रोड, वो सारा उस एरिया को कैटर कर सकता है। तो पार्किंग की समस्या का समाधान तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर है, और मल्टी लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। मतलब हॉरिजेंटली हम नहीं जा सकते, वर्टिकल ऊपर की तरफ ही जाना होगा। बड़े शहरों में इसकी शुरुआत, मैं अभी HSBP में था, हुड्डा में, बड़े शहरों में फरीदाबाद, गुड़गांव में इसकी शुरुआत हो चुकी है, करनाल में भी ये प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस तरह का प्रपोज़ल यहाँ भी हम बनवा दें, अपने रहते हुए मैं इसको प्रोजेक्ट को शुरू करवा दूँ।
तो सर की बहुत ही अपनी तरफ से कोशिश है कि पार्किंग की समस्या से यमुनानगर वासियों को निजात मिले, लेकिन पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए जनता जो बेढंगे तरीके से अपनी अपनी गाड़ियां कहीं भी खड़ा कर लेती हैं, उनको भी नियम कानून पालन करना जरूर चाहिए। सर, दूसरी एक समस्या यमुनानगर की ओवरलोडिंग की है। आंखों के सामने से ओवरलोडिंग ट्रक जाते हैं। ओवरलोडिंग वाहन खतरनाक तो है ही जान के लिए, साथ ही साथ जो रोड डैमेज होती है, रेनी सीजन आ रहा है, रोड इतनी खस्ता हालत है कि जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है। तो किस तरह से इसको भी हम अपने दूर कर सकते हैं? जो ओवरलोडिंग की समस्या की बात करिए, अब तो जब से ई चालान सिस्टम लागू हुआ है यहाँ, क्योंकि खान्स हैं काफ़ी ये मिनरल्स की, यानी कि बजरी रेत वगैरह की, तो यहाँ पर ट्रकों की मूवमेंट काफ़ी रहती है। और एक समय था जब हैविली लोडेड अपनी कैपेसिटी से 3-3 गुना कैपेसिटी में ये माल की ढुलाई करते थे और सड़कें यहाँ की टूटी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ महीने से जब से ई चालान सिस्टम लागू हुआ है, कम से कम जो हमारी माइंड्स हैं वहाँ से जितने भी ट्रक निकलते हैं वो सभी ई चालान सिस्टम के तहत लोडिंग ही उनकी कैपेसिटी के मुताबिक की जाती है, अदरवाइज़ वहाँ से गाड़ी बाहर ही नहीं आ सकती। तो काफ़ी हद तक इसके ऊपर लगाम लगी है। बाकी हमारे डीटीओ कम जो सेक्रेटरी आरटीए हैं, उनकी टीम लगातार इस और ध्यान देती है, चालान करते हैं और काफ़ी हैवी जुर्माना लगाया जाता है ताकि ये डेटरेंट एक इफेक्ट हो लोगों के ऊपर कि ताकि अपनी गाड़ी को ओवरलोड ना करें। दूसरा सर क्वेश्चन लेना चाहूँगी यूथ को लेकर। अपने यमुनानगर में भी यूथ जो है नशे की लत का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ड्रग्स की बहुत बड़ी एक समस्या है। कोई भी काउंसलिंग सेंटर नहीं है यमुनानगर में। क्या जागरूकता लगता है कि इस लत को दूर कर सकेगी, या सरकार की तरफ से इस चीज़ पर, ड्रग्स पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? ये समस्या गंभीर है और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यमुनानगर में इतनी भारी समस्या नहीं है जितनी कि पंजाब में है। लेकिन इसका एकमात्र हल यही है कि बच्चों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में इसके प्रति, इसके नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। और क्योंकि मैंने अभी आज थोड़ी देर पहले ही संभाला है, अगर स्कूल कॉलेजेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, ऑफलाइन भी जब शुरू होंगे या ऑनलाइन में भी करिकुलम में मैं कोशिश करूंगा कि एक जो लेक्चर है वो इनके उसमें रहे हर समय, कि जिसमें इनको इन बुराइयों की तरफ, ये एक समस्या है। इसके अलावा जैसे हमारा दहेज प्रथा आज तक नहीं रुक रही, आज भी जो बहुओं को मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो इस तरह की जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं उनकी तरफ भी, कन्या भ्रूण हत्या अभी भी प्रेवलेंट है, काफ़ी कोशिशें होती हैं। तो ऐसी समस्याओं के ऊपर एक लेक्चर, उनको काउंसलिंग टाइप किया जाए ताकि वो उससे दूर रहें और उनका जो यूथ का जो माइंडसेट होता है वो किसी तरफ भी, उनके पास बहुत एनर्जी होती है तो एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज किया जा सके। तो ऐसा उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो यूनिटरी फैमिलीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, उनके लिए टाइम, उनके साथ इकट्ठे, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ के साथ इकट्ठे रहते थे, टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ये सभी माँ बाप से भी दरख्वास्त है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, मैं तो ये कहता हूँ कि लड़के के ऊपर भी उतनी ही निगरानी रखनी चाहिए जितनी कि लड़की के ऊपर रखते हैं। लड़की के ऊपर तो हम निगरानी रख लेते हैं, लड़के को आज़ाद छोड़ देते हैं, और यही लड़के होते हैं जो फिर धीरे धीरे गलत संगत में पड़कर आवारा घूमने लगते हैं और वो लड़कियों के ऊपर पप्पियाँ कसते हैं और गलत दिशा में जाते हैं। तो लड़के के ऊपर भी उतना ही कंट्रोल और निगरानी माँ बाप को रखनी चाहिए। हमारे लड़के अगर सही होंगे तो लड़कियाँ तो ठीक होती ही हैं। तो हम सब को साथ मिलकर चलना होगा। यूथ को लेकर सर एक और सवाल है, घर घर रोजगार पहुंचे। अभी लॉकडाउन के समय बेरोजगारी तो एक समस्या थी, लॉकडाउन भी लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, तो इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर किस तरह से कदम उठाया जाना है?
सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं स्किल मैनेजमेंट की चलाई जा रही हैं और राज्य सरकार ने एक अलग से विभाग स्किल मैनेजमेंट का बनाया है। उसमें आईटीआई में पहले तो ये जनरल से कोर्स होते थे, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी जैसे नई आ गई है तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोर्सेज़ भी चेंज किए गए हैं। तो सभी यूथ को चाहिए कि जो नई नई स्किल्स आ रही हैं उनके वो कोर्सेज ज्वाइन करें और सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागकर बहुत स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में ही अपने स्किल्स को डेवलप करके वो खुद भी पैसा कमा सकते हैं और अच्छी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ भी नौकरी पा सकते हैं। जो स्किल्ड एम्प्लॉई है, स्किल्ड पर्सन है, उसके लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं है। तो हम अपनी जो यूजुअल बीए एमए वगैरह करते थे वो ना करके हम वो क्षेत्र अपनाएं जिसमें आपके हाथ में हुनर हो और वो हुनर आप कहीं भी चले जाओ आपके साथ ही चलेगा। तो वो स्किल को डेवलप करें, उस हुनर को डेवलप करें। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का एक सबसे सरल और सीधा जो माध्यम है, जो रास्ता है, वो यही है कि हम अपने स्किल्स को अगर डेवलप करेंगे, जिस तरह से सर ने बताया, हमारे अंदर अगर हुनर होगा तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो सर, ये एक मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अभी कोरोना की लहर चल रही है और जो अभी ये सुनने में आ रहा है कि थर्ड स्टेज भी आ सकती है, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से किस तरह से कदम उठाने वाली है ताकि महामारी को हम अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकें? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि अब जो सेकंड वेव आई थी अब वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है कि सेकंड लेयर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगेन इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगी तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं करते, जैसे कि मास्क लगाना। अब मैं काफ़ी लोग आते हैं ऑफिस में मिलने, तो ज़्यादातर लोगों ने मास्क ज़रूर रखी होती है लेकिन नीचे को लटकाई होती है और नाक तो बहुत कम लोग ढकते हैं। तो उसका सीधा सीधा ये है कि हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं अपनी जान के ऊपर भी और दूसरों को भी रिस्क दे रहे हैं, क्योंकि ये कोविड का जो वायरस है वो कई बार, कितनी बार ही म्यूटेट हो चुका है और इसका नेचर भी यही है वायरस का कि ये म्यूटेट लगातार होता रहता है, अपनी वो रूप को बदलता रहता है। तो इसलिए हमें बहुत अभी सजग रहना है। अभी हम ये ना सोच के बैठे हैं कि मुझे एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, या मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, या मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। या कई लोग सोचते हैं मैं वर्कआउट करता हूँ तो इसलिए मुझे नहीं हो सकता। मैंने काढ़े पे यूज़फुल ज़रूर हैं, लेकिन जब तक हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी संक्रमित हो सकता है। तो हमें इसके लिए हर समय ही सतर्क रहना है, चाहे हम घर पे हैं चाहे घर से बाहर हैं। घर से बाहर जहाँ भी भीड़ वाला स्थान है हमें चाहिए कि हम वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और इसके अलावा वैक्सीनेशन जो हो रही है लगातार सरकार द्वारा, फ्री वैक्सीनेशन सरकारी जो भी हम कैंप लगाते हैं या हॉस्पिटल्स हैं या CHC हैं, PHC हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पर लगाई जा रही हैं। तो सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर, जो इसके विरुद्ध भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये जो वैक्सीन है इससे बीमार हो जाते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सभी भ्रांतियों को दूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार को, जो एलिजिबल हैं अभी 18 से लेकर 18+ को, सभी को वैक्सीन फ्री लगाई जा रही है। और यमुनानगर शहर में हमने एक और पहल की है, हालांकि 2-3 ज़िलों ने अब और शुरू कर दिया है। वो ड्राइव थ्रू फैसिलिटी है जिसमें आप अपने परिवार के साथ कार में बैठकर आइए और 45+ के जो भी लोग हैं वो
उनका टीकाकरण विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उनका मौके पर ही वॉक इन, एक तरह से ड्राइव इन, वॉक इन को समझ लीजिए कि ड्राइव थ्रू हो गया। तो आप गाड़ी में आइए और आपके सीनियर सिटीज़न भी हैं परिवार के, उनको भी कोई हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग सज्जन है, वो भी अपनी फैमिली के साथ आकर बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण करवा सकता है। और तेजली खेल स्टेडियम में हमने इसकी व्यवस्था करी है। वहाँ पर पूरी व्यवस्था इस तरह से करी है कि गाड़ियों को छाया में, वेटिंग लाइन में छाया में खड़ी हों। जब वापसी में जाते हैं तो आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो भी छाया में खड़ी हों। वहाँ पर साथ में एडिशनल मेडिकल फैसिलिटी भी हमने अरेंज करके रखी हुई है। इन केस किसी को कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन होती है उसको भी टेक केयर किया जा सके, प्लस मेडिसिन वहाँ उपलब्ध रहती है। तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तकरीबन हर रोज़ 300-400 लोग गाड़ी में बैठकर और अपने परिवार का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि कुछ ज़िलों में हमने ये भी सुना है कि पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी की है तो वहाँ 20-30-40 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। तो हमने ये रिलैक्सेशन दी है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है या सीनियर सिटीज़न है और वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहा है तो उसके फैमिली के मेंबर कहीं अन्य जाके उनको लाइनों में ना लगना पड़े। तो ये इसका काफ़ी यमुनानगर शहर से रिस्पांस आ रहा है। मैं चाहूँगा कि अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। एटलीस्ट हम एक लेवल पर अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हालांकि इसके बाद भी हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। अपने शहर यमुनानगर के डिप्टी कमिश्नर गिरीश अरोड़ा जी का यमुनानगर वासियों से अपील है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रांतियां उनके मन में हैं वो भ्रांतियों को ना पालें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अब तो सर ने ये भी बताया है कि ड्राइविंग भी एक फैसिलिटी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कार में बैठकर आप अपनी फैमिली के साथ वैक्सीनेशन करवाने वैक्सीनेशन सेंटर तक जा सकते हैं। तो सरकार, प्रशासन और ऐसे ही उच्च अधिकारी समय समय पर अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन इनका कार्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, इनका कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता का सहयोग ना हो, जनता अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक ना हो। सर से मैं कहना चाहूँगी कि सर आपने मुझे इतना बेशकीमती समय दिया अपना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करूँगी। और साथ ही साथ आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मुद्दे तो बहुत सारे थे आज बात करने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। हम फिर मिलेंगे किसी खास शख्स के साथ नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।